एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग इज होम। आई एम गुंजन एंड जैसे कि आप सभी को पता है कि आप मेरे साथ एनसीईआरटी की बुक्स के डिस्कशन के लिए जुड़े हुए हैं, जिसके अंदर हमने क्लास 6 की एनसीईआरटी की हिस्ट्री की बुक को शुरू किया था और 3 चैप्टर हम कवर कर चुके हैं। अध्याय 4 का पार्ट 1 भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले आप प्लेलिस्ट में जाके अध्याय 4 का पार्ट 1 पढ़िए, जिसका नाम है क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर का पार्ट 2, जिसके साथ ही हमारा पूरा की पूरा लेसन कंप्लीट हो जाएगा, राइट। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं कि प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, राइट। सबसे पहले हमने वेदों के बारे में जाना था। वेदों की संख्या क्या होती है, कितनी होती है? 4। सबसे पहला वेद है ऋग्वेद, जो कि सबसे प्राचीन वेद भी है। उसके बाद सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद आते हैं, ठीक है। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और इसकी रचना आज से लगभग 3500 साल पहले हुई थी, ठीक है। ऋग्वेद के अंदर 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं और इन्हीं प्रार्थनाओं को सूक्त कहा जाता है। और सूक्त का मतलब क्या होता है? अच्छी तरह से बोला गया, यानी ऐसी प्रार्थनाएं जिनको अच्छी तरह से बोला गया हो, ठीक है। और ये जो प्रार्थनाएं थी ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रची गई थी, जैसे कि अग्नि, इंद्र और सोम। और जब लोग इन प्रेयर्स को बनाते थे, इन प्रार्थनाओं की रचना करते थे, तो बेसिकली वो क्या मांगते थे अपनी प्रार्थनाओं में? क्या भगवान से आशीर्वाद मांगते थे? पुत्र प्राप्ति, मवेशी प्राप्ति। मवेशी क्या होते थे? गाय, भैंस, भेड़, बकरी। लेकिन हम आगे डिस्कस करेंगे कि गाय बहुत महत्वपूर्ण जानवर थी। उसके अलावा घोड़ों की प्राप्ति के लिए भी प्रार्थनाएं करते थे, क्योंकि घोड़े जो थे उनको युद्ध में मदद करते थे, उनके रथ को खींचने में मदद करते थे, ठीक है। यहाँ पे अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ भाषा परिवारों के बारे में हमने जाना था, जो भारत के अलग अलग हिस्सों में बोली जाती हैं, लाइक भारोपीय, जो कि भारत प्लस यूरोपीय से बना है, और इसके अंदर संस्कृत, हिंदी, कश्मीरी जैसी भाषाएं आती हैं। और एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझा भी था कि कैसे ये भाषाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। उसके बाद हमने देखा था कि जो ऋग्वेद का अध्ययन है वो कैसे करते हैं। तो जो 2 टर्म्स के बारे में हमने डिस्कस किया था, एक तो था इतिहासकार और दूसरा पुरातत्ववेता। इनके अंतर को मैंने आपको बता दिया था कि इतिहासकार और पुरातत्ववेताओं में क्या अंतर है। अगर आपको नहीं पता है तो प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं। उसके अलावा हमने डिस्कस किया था जो गुरु थे वो अपने शिष्यों को ज्ञान कैसे देते थे। क्या जैसे आज मैं आपको ऑनलाइन मोड में पढ़ा रही हूँ, पहले टेक्नोलॉजी ऐसी थी, आज से 3500 साल पहले की बात हो रही है, ठीक है। तो क्या ऐसी टेक्नोलॉजी थी कि जो टीचर्स थे वो अपने स्टूडेंट्स को ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करते थे या फिर स्कूल में आते थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। जो शिष्य होते थे वो अपने गुरु के पास जाते थे ज्ञान की प्राप्ति के लिए। मैं एक इमेज के थ्रू आपको समझाना चाहूँगी कि पहले जो एजुकेशन सिस्टम था कैसे था। जो गुरु थे वो अपने शिष्यों को क्या ज्ञान देते थे, कैसे ज्ञान देते थे और चीज़ें कैसे रिकॉल कर पाते थे स्टूडेंट, और अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ते थे। देखते हैं एक इमेज के। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंटर में गुरुजी बैठे हैं और साइड में उनके शिष्य बैठे हैं, ठीक है। 2 टाइप से जो जानकारी थी वो दी जाती थी। पहला था स्मृति, दैट इज मेमोराइजिंग, एंड सेकेंड वन इज श्रुति, दैट इज लिसनिंग, ठीक है। होता क्या था कि जो गुरु होते थे वो शिष्यों को जानकारी देते थे, ज्ञान देते थे, और जो शिष्य होते थे यानी जो स्टूडेंट्स होते थे वो लिसनिंग के थ्रू चीज़ों को याद करते थे, चीज़ों के बारे में समझते थे। कैसे? मान लो गुरु कोई प्रार्थना सिखा रहा है अपने स्टूडेंट्स को, तो जो स्टूडेंट्स होते थे वो ध्यान से सुनते थे कि गुरु क्या कह रहे हैं, उनके कहने का अर्थ क्या है, ठीक है। लिसनिंग बोला जाता है ना कि अगर आप अच्छे वक्ता बनना चाहते हो तो सबसे पहले आपको गुड लिसनर होना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा कि दूसरे क्या कह रहे हैं। ऐसे ही वहाँ पे भी था, गुरु की बातों को जो स्टूडेंट्स होते थे वो बहुत ध्यान से सुनते थे, ठीक है। लिसनिंग इसका एक हिस्सा है। दूसरा था स्मृति या फिर मेमोराइजिंग। क्या होता था कि जब
शिष्य ध्यान पूर्वक सुनते थे कि उनके गुरु ने उन्हें क्या बताया है। उसके बाद ना वो चीज़ों को रिकॉल करते थे, मेमोराइज करते थे, उसका अर्थ जानने की कोशिश करते थे। मतलब अर्थ तो गुरुजी खुद ही बता दिया करते थे, लेकिन गहराई से उस पर चिंतन करते थे, विचार विमर्श करते थे साथ में आपस में, ठीक है। और जैसे मंत्र होते थे तो गुरुजी उच्चारण करते थे, शिष्य ध्यानपूर्वक सुनते थे और रोज उसकी प्रैक्टिस किया करते थे। सो इस तरीके से चीज़ें उन्हें याद हो जाती थी, ठीक है। यहाँ पे रटना अलग चीज़ है, लेकिन स्मृति अलग चीज़ है। रटना स्मृति से कैसे अलग है? रटने के अंदर हम लोग ना चीज़ों को समझते नहीं है, बस बोलते जाते 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8 ऐसे करके। एक एग्जाम्पल है ये। लेकिन जब हम बात करें तो 2 दूनी 4 कैसे होगा, जब हम ये जान जाते हैं, उसके पीछे का लॉजिक जान जाते हैं, तो वो हमारी स्मृति होती है, ठीक है। आई होप कि चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। और जिस समय इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जो लोग थे ऋग्वेद के अंदर 2 समूहों का वर्गीकरण काम के आधार पे किया गया है। पहले थे पुरोहित और दूसरे थे राजा, ठीक है। पुरोहित जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था और इनका कार्य क्या था, यज्ञ और अनुष्ठान करना। दूसरे लोग थे राजा। राजा जैसे हम आज देखते हैं, मतलब आज तो राजा नहीं होते, लेकिन हमने कहानियों में, किस्सों में बहुत बार पढ़ा है कि राजा बड़े बड़े महलों में रहते थे, उनकी बड़ी बड़ी राजधानियां होती थी। तो जब हम बात करते हैं ऋग्वेदिक कालीन राजाओं की, तो ये ऐसे लोग नहीं थे जो बड़े बड़े राजधानियों में या बड़ी बड़े महलों में रहते थे, है ना। और ना ही ऐसा होता था कि अगर राजा की मृत्यु हुई है तो उसके बाद उसका बेटा राजा हो जाएगा, नहीं, ये वैसे राजा नहीं थे। ये कैसे अलग थे? तो क्या होता था कि ये जो राजा होते थे ना, ये अपना जो इनका समुदाय होता था, जो इनका समूह होता था, उसके सरदार होते थे और उसकी रक्षा करने का जो जिम्मा होता था वो इन्हीं राजाओं के हाथों में होता था। लोग चुनते थे अपने राजाओं को, ठीक है। तो इस तरीके से ऋग्वेदिक कालीन जो समाज था वो समूह के लिए विष या जन जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था। और इसके बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है? इसके बारे में हमें पांडुलिपियों से जानकारी मिलती है। पहले तो ऐसा नहीं था। हमने देखा ना कि हमने अभी एजुकेशन सिस्टम के बारे में जाना, तो वहाँ पे जैसे आज मैं आपको ऑनलाइन मोड में क्लास दे रही हूँ, वहाँ पे ऐसा कुछ तो था नहीं कि भाई टीचर अपने स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं या स्कूल में बुला के क्लासेस दे रहे हैं या नोट्स बना के दे रहे हैं उनको, है ना। ऐसा नहीं था। तो हमें कैसे जानकारी मिलती है? आपको पता है, ये जो ऋग्वेद काल की जो हम बात कर रहे हैं, 3500 साल पहले की बात है ये। लेकिन जो ऋग्वेद काल की जो प्रार्थनाएं हैं, ये कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चली आई और आज हम बुक्स में इनके बारे में पढ़ते हैं। ऐसा था कि पहले उच्चारण और श्रवण के माध्यम से, उच्चारण यानी मौखिक रूप से ज्ञान का आदान प्रदान, जैसे मैं आपको समझा रही हूँ, मोड बेशक ऑनलाइन है लेकिन मौखिक रूप से मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ ना, है ना। तो ऐसे ही जो शिष्य होते थे और जो गुरु होते थे उच्चारण और श्रवण के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करते थे, ठीक है। गुरु ने अपने शिष्य को नॉलेज दी, शिष्यों ने फिर अपने आगे आने वाली जनरेशन को दी। और ये कैसे होता था? ये मौखिक और श्रवण के माध्यम से ही होता था, ठीक है। कोई भी लिखित मोड ऑफ एजुकेशन तब तक नहीं था। और मैं एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताना चाहूँगी कि ये जो हमें पांडुलिपि दिख रही है ना, इनकी रचनाएं लगभग 150-200 साल पहले हुई, है ना। तो मतलब ऋग्वेद को जो लिखने का काम हुआ वो 150-200 साल पहले से हुआ है। इससे पहले तक ये जो ज्ञान था ये इसी तरीके से उच्चारण और श्रवण के माध्यम से इसका आदान प्रदान होता था। यहाँ पे आप इमेज में एक पांडुलिपि देख सकते हैं। ये वैदिक संस्कृत के अंदर लिखी हुई पांडुलिपि है। मैं और आप तो शायद इसको नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन हमारे इतिहासकार और जो हमारे विद्वान हैं उन्होंने इसको पढ़ लिया है। ये भुर्ज नाम के पेड़ की छाल पे लिखी गई एक पांडुलिपि है और कश्मीर से ये मिली है हमें, ठीक है। और आज इसको सुरक्षित रखा गया है पुणे की एक म्यूजियम में, राइट।
और बात करें हम ऋग्वेदिक कालीन समाज की, तो जो लोग थे ना धार्मिक प्रवृत्ति के थे, है ना। और लोग यज्ञ करवाया करते थे, आग में आहुति दिया करते थे, देवी देवताओं को घी, अनाज और जानवरों की आहुति दी जाती थी। अधिकांश लोग युद्धों में भाग लेते थे और वो कोई स्थायी सेना भी नहीं रखते थे, कोई परमानेंट सेना नहीं होती थी उनकी, ठीक है। लोग सभाओं में मिलते जुलते थे, युद्ध और शांति के विषय में एक दूसरे से सलाह मशवरा करते थे। तो ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर दी हैं, लेकिन 10 मिनट के अंदर मैंने सारी चीज़ों को समेटने की कोशिश करी है ताकि चीज़ें आपको रिकॉल हो जाएं, ठीक है। हमने मेमोराइजिंग के बारे में पढ़ा ना, ऋग्वेदिक कालीन जो एजुकेशन सिस्टम था उसमें मेमोराइजिंग एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था नॉलेज को ग्रहण करने का। तो हमने उसी तरीके से चीज़ों को ग्रहण किया है। और अब हम बात करते हैं कि जिस तरीके से भारतीय उपमहाद्वीप में 3500 साल पहले क्या हो रहा था, वेदों की रचना हो रही थी, ऋग्वेद की रचना हो रही थी, ये उत्तर भारत में हो रही थी, ठीक है। लेकिन भारत के अन्य स्थानों पे उस समय पे क्या हो रहा था, क्योंकि उत्तर भारत में ऋग्वेद की रचना हो रही थी या वेदों की रचना हो रही थी, लेकिन भारत का जो अन्य हिस्सा था उधर क्या हो रहा था। तो अब हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। खामोश प्रहरी, कहानी महापाषाणों की। पहले यहाँ पे मैं एक वर्ड के बारे में समझाना चाहूंगी, महापाषाण। महा का मतलब होता है बड़ा और पाषाण का मतलब होता है पत्थर, राइट। आप ये चित्र में देख सकते हैं, ये ही है महापाषाण। क्या है, बड़े बड़े पत्थर दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ये महापाषाण है, ठीक है। सो पढ़ लेते हैं। ये शिलाखंड महापाषाण नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से, बड़े तरीके से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। आप अंडरलाइन करेंगे अपनी बुक में कि जो महापाषाण कब्रें हैं, ये इनको बनाने की जो प्रथा है वो आज से लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। ये हम रफली एक इंडिया का मैप बना लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो हिस्सा होता है ना, ये दक्कन का पठार होता है, ठीक है। दक्षिण भारत हमारा ये हो गया तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, ठीक है। उत्तर पूर्वी भारत, इधर आप असम, मेघालय, मिजोरम, ये यहाँ पे देखेंगे आप, तो ये उत्तर भारत है, उत्तर पूर्वी भारत। और कश्मीर हमारा सबसे ऊपर आता है, यहाँ पे कश्मीर आता है, ठीक है। सो यहाँ की बात हो रही है कि ये जो महापाषाण थे, क्या थे महापाषाण, कब्रें थी। क्या थी, कब्र। और कब्र क्या होता है, कब्र एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे मृत्यु के बाद लोगों को क्या किया जाता है, दफनाया जाता है, ठीक है। तो जब उत्तर भारत के मतलब यहाँ पे इस हिस्से में जब वेदों की रचना हो रही थी, तो बाकी के जो हिस्से मैंने आपको बताए उनके अंदर एक सिस्टम चल रहा था महापाषाण का, कब्रें बनाने का, ठीक है। जिनमें से कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर दिख जाते थे और कुछ महापाषाण जमीन के भीतर होते थे। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं। आप इस चित्र में भी देख सकते हैं, गोल आकार में ये, ठीक है। ये सजाए हुए, ऐसे लग रहा है ना इसको सजाया हुआ है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कितने तरीके से इन पत्थरों को लगाया गया है। कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। यही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। क्या होता था, मान लो ये जमीन का एक हिस्सा है, यहाँ पे बहुत बड़ा पत्थर लगा दिया जाता था और इस बड़े पत्थर को देख के लोगों को पता चलता था कि इसके नीचे क्या है, किसी की कब्र है, इसके नीचे किसी को दफनाया गया है, ठीक है। महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को ढोकर लाना। शिलाखंड क्या है, बेसिकली ये पत्थर ही है। तो जब महापाषाण का निर्माण किया जाता था, इन कब्रों का निर्माण किया जाता था, तो लोगों को क्या क्या काम करना पड़ता था। सबसे पहले तो उन्हें दफन करने के लिए गड्ढा खोदना पड़ता होगा। और जैसे कि आप इस इमेज में भी देख सकते हैं,
यहाँ पे मान लो ये कब्र है, इसके अंदर किसी को दफनाया गया होगा, तो इस तरीके से यहाँ पे पत्थर लगे हुए हैं, तो इन पत्थरों को भी ढो के लाया जाता होगा कहीं ना कहीं से, बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए को इसके अंदर दफनाना। ठीक है, तो ये कुछ प्रक्रिया थी जो महापाषाण के निर्माण के लिए जरूरी होती थी, जो लोगों को करनी होती थी। अभी हम चित्र के बारे में पढ़ लेते हैं। इस तरह के महापाषाण को ताबूत समाधान, क्या बोला जाता था? ताबूत समाधान या सिस्ट कहा जाता था। यहाँ दिखाए गए सिस्ट में एक पोर्ट होल, बड़ा सुराख है। क्या है? एक बड़ा सुराख है जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का रास्ता था। मुझे यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, आप देख रहे हो यहाँ पे एक सुराख सा लग रहा है, एक होल सा लग रहा है। ठीक है, तो ये शायद एक ऐसा होल रहा होगा, ये एक ऐसा होल रहा होगा यहाँ पे, जो कि जिसके अंदर कमरा होता होगा। क्या होता होगा? एक कमरा होता होगा। आप देख सकते हैं चित्र यहाँ पे लिखा हुआ है, जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का एक रास्ता था। राइट, इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। जब ये रिचुअल फॉलो किया जाता था कि जिसकी मृत्यु हो जाती थी और उसको दफनाया जाता था, तो उसको कैसे दफनाया जाता था? उसके साथ मिट्टी के बर्तनों को भी दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन, ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार। इससे पहले जब हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात करी थी, हड़प्पा घाटी सभ्यता के बारे में बात करी थी, सिंधु घाटी सभ्यता, तो हमने देखा था कि वहाँ के लोगों को लोहे के औजारों के बारे में जानकारी नहीं थी। लेकिन बात करें हम आज से 3000 साल पहले की, तो यहाँ पे लोगों को लोहे के औजारों के बारे में जानकारी थी। लोगों को लोहे के औजार और हथियार बनाने आते थे, और घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। क्या क्या दफनाया जाता था इन लोगों के साथ? एक एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इनको रेड एंड ब्लैक वेयर के साथ दफनाया जाता था, मिट्टी के बर्तनों के साथ। उसके अलावा जब इनको दफनाया जाता था तो इनके साथ लोहे के सामान और हथियार रखे जाते थे। और कुछ कुछ कब्रों में से हमें घोड़े के कंकाल भी देखने को मिलते हैं। और भी जो भी इनको सामान, जो भी लोगों का मानना था कि ये उनके आगे आने वाले जीवन में उनकी मदद करेंगे, तो सारा सामान उनके साथ दफनाया जाता था। और बहुत सारी कब्रों के साथ हमें सोने के गहने भी मिले हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इन चित्रों के बारे में। क्या हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग होता था? मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ कि हड़प्पा के लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी। और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आया हुआ है कि उसमें ये पूछा गया था हड़प्पा के लोगों को निम्न में से किस धातु की जानकारी नहीं थी? तो उसके अंदर एक ऑप्शन में था तांबा, एक में था टीन, और एक में था कांसा, और एक में था लोहा। सो राइट आंसर वाज लोहा, यानी कि आयरन। ठीक है, महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के सामान, इस तरीके के कुछ, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, इस तरह के कुछ लोहे के सामान मिले हैं महापाषाण कब्रों के अंदर से। ठीक है, बाईं ओर घोड़े के लिए सामान, नीचे बाईं ओर कुल्हाड़ी, और उसके नीचे एक कटार। देख लेते हैं हम चित्रों को। ये देखिए आप, ये एक कटार का चित्र है, थर्ड वाला जो है। ठीक है, लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीजें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। मतलब जैसा मैंने आपको बताया कि महापाषाण कब्रों की खुदाई हुई है, तो उसके साथ कुछ सामान मिला है। तो पुरातत्वविद ये आइडिया लगाते हैं कि इनके जो कब्रें हैं, इनके कंकाल के साथ जो भी चीज़ें पाई गई हैं वो शायद इन्हीं की रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं, तो वो हमें क्या दिखाती हैं? वो हमें शायद ये दिखाती हैं कि जिसके कब्र के साथ कम सामान मिला होगा शायद वो गरीब तबके का रहा होगा, और जिसकी कब्रों में सोने के आभूषण ज़्यादा मात्रा में पाए गए हैं, ज़्यादा चीज़ें मिली हैं, वो शायद अमीर रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि उस समय का जो समाज था वो शायद गरीब और अमीर वर्गों के अंदर भी बटा हुआ होगा। राइट, क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी? कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिलते हैं। ये जो महापाषाण कालीन कब्रें हैं, इनमें कभी कभी एक से ज़्यादा कंकाल मिलते हैं।
वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया होगा। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। हमने देखा था ना, एक होल होता था, बड़ा सा होल होता था, जिसके रास्ते लोगों को कब्र के अंदर ले जाके दफना दिया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे। मतलब हमने देखा था ना कि जो कब्रें होती थी उनके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर लगा दिया जाता था, जिससे पता चलता था कि यहाँ पे किसी को दफनाया गया है। तो ये एक चिन्ह के रूप में, एक क्लू के रूप में काम करते थे, जहाँ पे लोग आवश्यकता के अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। ठीक है। इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र, अब हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं क्या दिया हुआ है। मानचित्र 2 में पृष्ठ 13 है। तो मैंने ना मैप लगा दिया है आपकी स्क्रीन पे और आप देख सकते हैं इनाम गांव, यहाँ पे है इनाम गांव और इसके बारे में ही आगे हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आप मैप में ध्यान से देख लीजिए कि इनाम गांव की लोकेशन कहाँ पे है। इनाम गांव हम मैप में देख चुके हैं। यह भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। कब की बात की जा रही है? आज से लगभग 3600 से 2700 साल पहले की। यहाँ पे लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। कैसे दफनाया जाता था? यहाँ पे लोगों को गड्ढे में सीधा लिटाकर। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। जब सीधा दफनाएंगे तो जब सिर उत्तर की तरफ होगा तो पैर ऑटोमेटिकली कहाँ होंगे? दक्षिण की तरफ होंगे। ठीक है। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो, दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। अच्छा, प्रीवियस लेसन में भी हमने डिस्कस किया था, लोग मृतक के साथ उसकी आवश्यकता की चीज़ें रखते थे। क्यों रखते थे वो? आप कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बताएंगे। ठीक है। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। सबके पैर कैसे हैं? मुड़े हुए थे। क्या बताया जा रहा है? एक घर की जब खुदाई की गई तो वहां से एक शव निकला, एक कंकाल निकला, जिसके पैर कैसे थे? मुड़े हुए थे। और वो जो घर था वो 5 कमरों का एक घर था और वो जो शव था, वो जो कंकाल था, वो घर के आंगन के अंदर से निकाला गया। तो इससे क्या हमें क्लू मिलता है? क्या हम अनुमान लगा सकते हैं कि शायद महापाषाणों के अंदर तो लोगों को दफनाया जाता ही था, लेकिन कभी कभी क्या होता था, लोगों को उनके घर के अंदर भी दफनाया जाता था। ठीक है। सो ये हमने कुछ महापाषाण कब्रों के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठी करी, जो हमें उस समय के कल्चर के बारे में बताते हैं। लोगों को मरने के बाद कौन कौन से रिचुअल्स फॉलो किए जाते थे। ठीक है। क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन? जब पुरातत्वविदों को जमीन के अंदर से कंकाल मिलते हैं और उनकी स्टडी करी जाती है, तो वो हमें क्या बताते हैं, क्या जानकारी देते हैं हमें? छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से, चलो मैं आपको ना आसान से शब्दों में बता देती हूँ और आप ना इसको पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, ताकि हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। सो होता क्या था कि जो छोटे लोगों के कंकाल मिलते थे, मतलब कि जो बच्चों के कंकाल मिलते थे, तो उनको देख के ना पता नहीं चलता था कि ये कंकाल लड़के का है या लड़की का है, यानी उसका लिंग का निर्धारण नहीं कर पाते थे। लेकिन अगर कंकाल वयस्क व्यक्ति का होता था तो उससे इतिहासकार या जो पुरातत्वविद थे वो पता लगा लेते थे कि ये जो कंकाल है वो महिला का है या पुरुष का है। कैसे पता लगाते थे? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि महिलाओं का एक गुण है, महिला ब्लेस्ड है कि वो बच्चे पैदा कर सकती हैं, राइट। तो उनका जो हिस्सा होता है कटी प्रदेश का, कौन सा होता है? लाइक ऐसे करके यहाँ से उनकी कमर है, मान ये वाला जो उनका हिस्सा होता है ना, ये चौड़ा होता है। अगर हम बात करें पुरुषों से कंपैरिजन करें तो महिलाओं का जो कटी प्रदेश होता है वो चौड़ा होता है, क्योंकि उन्हें बच्चों को जन्म देना होता है।
तो जिन कंकालों का ये वाला जो हिस्सा चौड़ा था, उससे हमें पता चलता है कि ये कंकाल महिलाओं के थे, और जिनका कटी प्रदेश कम चौड़ा होता है उससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो कंकाल है वो पुरुषों का है। ठीक है, तो ये जो कंकाल हैं, कंकालों की स्टडी करने पे हमें ये जानकारी मिली है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। वैद्य क्या होते थे? जो लोगों की चिकित्सा करते थे। उन्हें चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं, लेकिन आज हम कितनी पढ़ते हैं? आज ह्यूमन बॉडी के अंदर कितनी हड्डियां मानी जाती हैं? 206 हड्डियां। ठीक है, संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, लेकिन जो चरक थे उन्होंने तो 360 बताई थी ना हड्डियों की संख्या, लेकिन आज तो हम 206 पढ़ते हैं। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि शायद उन्होंने अपनी हड्डियों के अंदर हमारे दांतों को भी काउंट कर लिया होगा, और जो भी हमारी हड्डियों के जो जोड़ होते हैं, जो जॉइंट्स होते हैं और जो कार्टिलेज होते हैं, उनको जोड़ के उन्होंने ये सारी की सारी संख्या 360 बताई होगी। ठीक है, अभी हमने इनाम गांव के बारे में बात करी थी, तो अब हम देखेंगे कि इनाम गांव के लोग जो थे वो काम धंधा क्या करते थे। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। इससे हमें क्या पता चलता है कि शायद वो लोग किसान होंगे, जब इतने सारे अनाज के हमें वहाँ से एविडेंस मिलते हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिलती हैं, कई हड्डियों पर काटने के निशान से है अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे, काट के उनको खाते होंगे। ठीक है, गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा, इतने सारे जो जानवर हैं उनकी हड्डियां पाई गई हैं। मतलब कि हमें पता चलता है कि इनाम गांव के अंदर इतने सारे एनिमल एग्जिस्ट करते होंगे, तभी तो उनकी हड्डियां मिली हैं उस टाइम पीरियड की। ठीक है, ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रस भरियां एकत्र की जाती होंगी। मतलब इतने सारे जानवरों की हड्डियों के एविडेंस मिले हैं, इतने सारे फ्रूट्स के एविडेंस मिले हैं, इतने सारे अनाजों के एविडेंस मिले हैं, तो हम कह सकते हैं इस आधार पे कि शायद वहाँ के लोग खेती करते होंगे, पशुपालन भी करते होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से वो काम धंधे करते होंगे। सो दिस वॉज आवर लेसन, और इसके साथ ही हमारा लेसन ख़त्म हो जाता है। बॉक्स में एक छोटी सी जानकारी है जिसको हम पढ़ लेते हैं फटाफट से। यहाँ पे बात हो रही है चाइना की। ठीक है, 3500 साल पहले हम यहाँ की लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण पाते हैं। आप चित्र में देख सकते हैं कुछ लिखा हुआ है, लेकिन ना तो ये आपको समझ में आ रहा है और ना ही ये मुझे समझ में आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये एक चाइनीज़ लैंग्वेज है। ठीक है, यह जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था। इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियां कहा जाता है। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि ये किसी पत्थर वत्थर पे लिखा होगा, लेकिन रियल में ये एक हड्डी है, और इस हड्डी के ऊपर ये स्क्रिप्ट लिखी गई है ना। इंटरेस्टिंग कि लोग हड्डियों के ऊपर भी चीज़ें लिखते थे, क्योंकि यह मान्यता थी कि ये भविष्यवाणी बताती हैं। लोग इन हड्डियों के ऊपर क्यों लिखते थे? क्योंकि लोगों का मानना था कि ये जो हड्डियां हैं ये भविष्यवाणी बताती हैं। लेकिन कैसे बताती हैं? लोग लिपिकारों से इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे कि क्या वे युद्ध जीतेंगे, क्या उनकी फसल अच्छी होगी, क्या उन्हें पुत्र होंगे। तो इस तरह से वो कुछ क्वेश्चंस लिखवा देते इन हड्डियों पे। फिर इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था, जहां इनके अंदर क्या होता था, गर्मी से चटक कर दरारें पड़ जाती थी। और जो भविष्य बताने वाले जो लोग थे, इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे। मतलब कि आग के अंदर डाला जाता था इन हड्डियों पे क्वेश्चन लिख के, और आग से जब इनके अंदर दरारें आ जाती थी, उन दरारों की स्टडी करते थे और उसके आधार पे बताते थे कि तुम्हारा भविष्य कैसा होगा। कभी कभी गलती भी कर देते थे। वो एस्ट्रोलॉजर होते हैं ना, जैसे आज के टाइम में, वो बताते हैं कि भाई तुम्हारे साथ ऐसा हुआ था या तुम्हारे साथ ऐसा होने वाला है। तो क्या आपको लगता है कि ऐसे हड्डियों पे क्वेश्चंस लिखवाने से और आग से उसके अंदर दरारें आ जाती होंगी, तो वो हमारे बारे में, हमारे फ्यूचर के बारे में कुछ बता पाते होंगे? मुझे तो ये सुनने में बहुत ही स्ट्रेंज साउंड कर रहा है। पता नहीं ऐसा होता होगा या नहीं होता होगा, लेकिन हाँ, वो कभी कभी गलती भी करते थे। कभी कभी उन्होंने भविष्यवाणी कर दी भाई उस दरार को देख के कि तुम्हारे पुत्र होगा, लेकिन किसी किसी के तो होता ही नहीं था।
तो ये सारी जानकारी कभी कभी ना तुक्के वाली होती थी, कभी कभी फिट बैठ जाती थी, तो कभी कभी वो लोग भविष्य बताने में गलती कर देते थे। लेकिन ये सुनने में बहुत ही स्ट्रेंज साउंड कर रहा है ना। ये राजा शहरों में महल बनाकर रहते थे। ये जो राजा थे ना, जो क्वेश्चंस लिखवाते थे, ये राजा क्या थे, शहरों में महल बनाकर रहते थे। उन्होंने बेशुमार दौलत इकट्ठी कर ली थी। इनमें बड़े बड़े नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन शामिल थे, लेकिन वे लोहे का इस्तेमाल नहीं करना जानते थे। ठीक है, लेकिन हमने देखा इंडिया में कि जो महापाषाण काल का जो टाइम चल रहा था, वहां पे तो लोगों को लोहे की जानकारी हो गई थी, है ना। ऋग्वेद में भी हमें लोहे की जानकारी देखने को मिलती है। लेकिन बात करें हम इस समय में चाइना की, तो वहां पे हमें लोहे की जानकारी के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। ठीक है, तो ये था हमारा लेसन। होप कि सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी है, आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और लास्ट तक इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। और मैं आशा करती हूँ कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। और अगर ऐसा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि ये जो हमने एक मुहिम चलाई है एनसीईआरटी को डिटेल से डिस्कस करने की, जो कि हमारे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हमें हेल्प करेगी, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।